तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड एंड ए टॉरॉइड, ये पढ़ा था। अब इसमें और एक चीज है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछा जाता है और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यू की बात करो तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हालांकि तो डेरिवेशन तो है नहीं इस टर्म में, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे हम इसको, अगर इसका डेरिवेशन सीख ले, मतलब ये कैसे हो रहा है, तो आपको एक अच्छा खासा 2-3 न्यूमेरिकल तो इससे बन ही जाएंगे इसी डेरिवेशन से। हालांकि ये भी एक एम्पियर्स लॉ का ही एप्लीकेशन है, लेकिन हम इसको थोड़ा, मैं कल बताया नहीं था, मुझे याद नहीं था लास्ट क्लास, ये भी एक टॉपिक था, मैं छूट गया था। ये एनसीईआरटी बुक में इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। अब देखते हैं क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हम करेंगे। देखो, अब जो वायर होता है, जनरली हम वायर को कैसे बनाते हैं, एक वायर ऐसे ले लिया, एक पॉइंट ऐसे ले लिया, फिर यहां से, लेकिन मैं यहां पे वायर को थोड़ा मैग्नीफाई करना चाहता हूं। मैग्नीफाई मतलब थोड़ा मोटा बनाना चाहता हूं मेरी तरह। तो मैं क्या करता हूं, एक वायर लेता हूं जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है। मान लो ये वायर हो गया, ये आपका वायर हो गया, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर हो गया, मतलब इसका किसका, वायर का एक्सिस, और यहां से वायर का जो रेडियस है वो मान लो ए है, ठीक है। रेडियस जो है वो ए है, और इस टोटल वायर में मान लो करंट जा रहा है आई, मान लो करंट जा रहा है आई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ठीक है। 3 पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, एक तो बाहर इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी, और एक इस वाले उसके बाउंड्री पे, मतलब वायर के बाउंड्री पे क्यू, और वायर के अंदर यहां पे आर, ठीक है। इन 3 पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं ड्यू टू दिस वायर, ठीक है। दिख रहा है? चलो, तो कैसे निकालेंगे, वही एम्पियर्स लॉ हम यूज करने वाले हैं। तो पहला चीज मैं निकालता हूं एट पी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट पी। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एम्पिरिकल लूप लेना होगा। एम्पिरिकल लूप ले लिया। अब एम्पिरिकल लूप के लिए यहां से जो मान लो रेडियस है वो हो गया P तक, मान लो दूरी हो गया R। अब इसको मैं लूप 1 दे देता हूं नाम, ठीक है। इसको मैं लूप 1 दे देता हूं, जो बाहर वाला है। तो फॉर लूप 1 हमारा बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हमें क्या मिल जाएगा, B इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ B dl इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू टोटल नेट आई, नेट करंट आई। अब B तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू dl कितना हो जाएगा, dl हम यहां पे छोटा सा dl ले रहे हैं, तो 2 पाई इंटू आर, इसका जो सरकमफरेंस है, तो इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इतना हो जाएगा। तो B इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई आर, ये मिला। मतलब यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, व्हेन रेडियस, मतलब जो कितने दूरी पे जो मैं निकाल रहा हूं, वो दूरी अगर इस वायर के रेडियस से बड़ा हो, मतलब R इज ग्रेटर देन ए, ये वाला कंडीशन है, ठीक है ना। अब लूप 2 की तैयारी करते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें फॉर लूप 1, यहां पे अगर हम देखें B क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, देख लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब यहां पे मैं लूप 2 लेता हूं, मतलब फॉर Q। अब Q के लिए मान लो मैं ये वाला ले लेता हूं, ये वाला रेडियस,
अब इसको मैं फिर से इसी को ही आर ले लेता हूं। अब देखो तुम बोलोगे सर इसके लिए भी आर लिए, इसके लिए भी आर लिए, ये 3 अलग अलग केसेस है, तो 3 अलग अलग केसेस के लिए मैं 3 अलग अलग आर ले रहा हूं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो फॉर लूप 2 हमारा R इज इक्वल टू ए हो जाएगा, R इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा। तो बी डी एल, बी कॉन्स्टेंट हो गया, डी एल कितना हो जाएगा, वही 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वाई, टोटल करंट होगा या नहीं होगा। अब तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, उतना ही हुआ। और यहां पे रेडियस हमारा कितना है, वायर के बराबर है, वायर का जितना रेडियस है जो एम्पिरिकल लूप मैंने लिया हुआ है उसका भी उतना रेडियस है। तो यहां पे भी मुझे क्या मिला, यहां पे भी मुझे ये मिला कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यहां पे थोड़ा चेंज आएगा जैसे ही मैं अंदर वाले पॉइंट पे जाता हूं। अब अंदर वाले पॉइंट के लिए मैं रेड पेन से बना रहा हूं, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट है R, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड। अब ये R पॉइंट कहां पे है, इनसाइड द वायर, तो इधर मैं लूंगा उसका एम्पिरिकल लूप, ऐसे ले लिया। अब तो फॉर लूप 3 जब R क्या होगा, R इज लेस देन ए, जब जो रेडियस होगा यहां से यहां तक का जो रेडियस है, रेड पेन से बना दे रहे हैं, जो रेडियस है ये वाला R रेडियस है, ठीक है। तो यहां पे अब करंट कितना होगा, अब यहां पे जब हम P पॉइंट लिए थे, याद करो जब मैं P पॉइंट लिया था इस एम्पिरिकल लूप के अंदर टोटल करंट कितना था, जितना करंट इस वायर में जा रहा था I। अब इस वाले में जो Q पॉइंट लिया था उसके वजह से करंट कितना जा रहा था, वही I करंट जा रहा था एम्पिरिकल लूप के अंदर, नेट करंट कितना है I। लेकिन जैसे ही मैं R पॉइंट पे चला गया, मतलब अंदर चला गया, वायर के अंदर चला गया, वहां पे इस एम्पिरिकल लूप में जो करंट जा रहा होगा वो जाहिर सी बात है थोड़ा कम करंट जा रहा होगा एज कंपेयर टू ये टोटल वायर। जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, समझे या नहीं समझे। देखो अगर मैं बोलूं ये एक मार्कर है, ये एक पेन है, मार्कर का जो सरकमफरेंस है वो मोटा है, मार्कर दिखने में थोड़ा मोटा है लेकिन पेन है पतला। अब ऐसा समझो इस पेन को मैं इस मार्कर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं सिर्फ मार्कर में करंट दौड़ा रहा था, मतलब जब मैं इस टोटल वायर में I करंट दौड़ा रहा था, ठीक है, दौड़ा रहा था तो I करंट गया, चलो। लेकिन जब मैं ये पेन इसके अंदर डाल दूंगा, मार्कर के अंदर डाल दूंगा और मैं सिर्फ पेन से करंट दौड़ाऊंगा, क्या वो करंट इस करंट से, मतलब इस वायर से जो करंट जा रहा होगा कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। इसको ऐसे समझना। अच्छा, इसको ऐसे समझ नहीं पा रहे हो, इसको ऐसे समझना। मान लो एम्पिरिकल लूप मैंने ऐसा लिया, पहला वाला जो ये Q पॉइंट पे है, ये Q पॉइंट है ना। अब R पॉइंट यहां पे है, मैं ये वाला ले रहा हूं, तो अब ये अगर टोटल वायर है तो जब मैं Q पॉइंट ले रहा हूं, इस वाले सरकमफरेंस में ज्यादा करंट आएगा या R वाले इस सरकमफरेंस में ज्यादा करंट आएगा, किस में ज्यादा करंट आएगा। थोड़ा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता था, IR, और R हमारा कितना होता था, R हमारा होता था रो L बाय A। मतलब जिसका ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका रेजिस्टेंस कम है या ना। और अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट कैसा होता था, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, हाँ या ना।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने पे मेरा करंट ज्यादा होगा या नहीं होगा? अब Q वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत बड़ा है और R वाला का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो इन दोनों में से करंट ज्यादा किस में जा रहा होगा? कौन से सरकमफेरेंस में? Q वाले में जा रहा होगा ना। और R वाले में कम करंट जा रहा होगा। तो अब जब ये वायर में लिया हूं, अब और जो एम्पिरिकल लूप मैंने यहां पे लिया हुआ है, इसमें अगर टोटल वायर में I करंट जा रहा है और इसमें इस R वाले में मैं अगर I डैश करंट छोड़ूं तो I डैश हमारा I छोटा होगा एज कंपेयर टू I, होगा या नहीं होगा? तो वो I डैश करंट कितना होगा वही चाहिए ना, क्योंकि मुझे टोटल करंट तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए I डैश करंट जो कि इस एम्पिरिकल लूप में टोटल एम्पिरिकल लूप के थ्रू जा रहा होगा। तो मुझे I डैश पहले निकालना होगा। तो I डैश मेरा कितना हो जाएगा? करंट थ्रू लूप 3, करंट थ्रू लूप 3 कितना हो जाएगा? मान लो I डैश, और ये I डैश किसके बराबर होगा? अब देखो टोटल करंट इसमें जा रहा था I, तो मतलब एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट जा रहा था? पर यूनिट एरिया कितना करंट जा रहा था? I करंट जा रहा था। तो इतने में कितना करंट जाएगा? अगर एक यूनिट एरिया में, मतलब अगर पाए R स्क्वायर पाए A स्क्वायर में अगर I करंट जा रहा था, तो पाए R स्क्वायर में कितना करंट जाएगा? पाए R स्क्वायर में I बाय पाए A स्क्वायर इंटू पाए R स्क्वायर करंट जाएगा या नहीं जाएगा? यूनिटरी मेथड छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो I डैश मेरा कितना हो जाएगा? I बाय पाए A स्क्वायर इंटू पाए R स्क्वायर, पाई पाई गेट्स कैंसिल, तो I R स्क्वायर बाय A स्क्वायर, इतना करंट जाएगा कितने में? ये R वाले मतलब लूप 3 में। समझ आया या नहीं आया? यहीं पे ट्विस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो नेट करंट थ्रू लूप 3 मुझे मिल गया कितना? I R स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। बाय अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, B लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I डैश, कितना होगा? तो B इंटू DL कितना हो जाएगा? 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I डैश कितना है? I R स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर, ये होगा। तो B इक्वल टू कितना आ गया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर इंटू 2 पाई R, तो R गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? म्यू नॉट I R बाय 2 पाई A स्क्वेयर, ये बचा। अब यहां पे अगर हम देखें तो B क्या हो जा रहा है? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जा रहा है। ये देखो दूरी में, मतलब जब तक हम कंडक्टर के बाहर थे तब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो रहा था। R बेसिकली क्या है? R बेसिकली सेंटर से दूरी है, डिस्टेंस है। जब तक मैं कंडक्टर के बाहर था तब तक B हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उस दूरी से। देखो यहां पे भी और यहां पे भी। लेकिन जैसे ही मैं कंडक्टर के अंदर घुस गया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसी के ऊपर या इसी के बेसिस में हम ग्राफ बनाते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, और ये ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे बना दे रहा हूं। ये हो गया मान लो P, ये हो गया मान लो Q, और ये हो गया मान लो R, ठीक है। तो ये y एक्स एक्सिस मान लो R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y एक्सिस मान लो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे मेरा R घटता गया मतलब मैं अगर R बढ़ाते हुए जाऊंगा, देखो अगर मैं अंदर से बाहर की ओर जाऊं तो डिस्टेंस बढ़ता हुआ जाएगा, और ग्राफ में यहां पे भी डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते हुए जाऊंगा, अंदर से मैं बाहर की ओर जाऊंगा, मतलब R से Q मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा, तब B मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मैं यहां पे ये वाला एक पॉइंट ले लूं जो कि है A, और A क्या है, रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। तो पहले टिल Q पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा दूरी से। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा लीनियरली बढ़ रहा है। तो यहां पे ये हो गया B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये कब है, इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। और जैसे ही कंडक्टर से हम बाहर आ गए, मतलब A रेडियस को पार कर दिया, कॉइल के रेडियस को पार कर दिया, तो तब B क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। मतलब यहां से फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घटना शुरू हो जाएगा, और ये ग्राफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R से। तो यहां पे हमने क्या मजेदार चीज देखा, जैसे जैसे हम कंडक्टर के अंदर से, मतलब कंडक्टर के एक्सिस से बाहर जाएंगे, पहले टिल कंडक्टर के सरकमफरेंस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, फिर जब कंडक्टर का सरफेस खत्म हो गया, फिर बाहर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा। और इसी से ये पता चल रहा है, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, हाउ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस इनसाइड ए कंडक्टर। इनसाइड ए कंडक्टर अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप बाहर, कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इनवर्सली चेंज हो रहा है। बन गए दो एमसीक्यू यहां पे, और इसको घुमा फिरा के बहुत सारे और एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट बना दिया यहां पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको नोट डाउन। अब ग्राफ के बेसिस पे भी पूछ सकता है, ये ग्राफ एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यूज में ग्राफ भी दे देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, साइड में टिक करके इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, लिख लो। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।